हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आज का लेक्चर होने वाला है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में मालूम है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें मालूम होती है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, ये चीज़ें। जिन बच्चों ने पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है उनको मैं एक मैसेज दे दूं, उनके लिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर कम से कम 14 वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। केमिस्ट्री पेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख के आप डाल सकते हैं, तो वहां से आपको बेसिक से लेकर और एडवांस तक सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मालूम है, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजिली चीजें समझ में आ जाए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और बच्चों इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल या हम इसको बोलते हैं वोल्टाइक सेल, है ना, क्योंकि इस सेल को जो है दो साइंटिस्ट ने ढूंढा था जिनके नाम पर ये सेल का नाम पड़ा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या है। तो बच्चों एक लाइन में आपको समझा दूं, वो डिवाइस, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बात खत्म। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द डिवाइस which convert chemical energy यानी जो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होते हैं बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन या बाय रिडॉक्स रिएक्शन, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल। समझ में बात आई? ठीक है, अब यहां पर बच्चों एक टर्म्स आता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन भी किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लूज भी किए जा रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों हम रिडॉक्स रिएक्शन पे। देखो, तो सिंपल सी बात करूं अगर मैं कि सपोज मैंने एक बीकर लिया यहां पे और बीकर में मैंने एक कोई सॉल्यूशन डाल दिया और बच्चों उस सॉल्यूशन का नाम है क्या, याद है क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मैंने यहां पर सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने एक मेटल की रॉड डाल दी, एक मेटल रॉड, और किस मेटल से बनी होगी बच्चों? जिंक रॉड। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा एक सिंपल सेल बन गया। अब इस सेल के अंदर हम ये दिखाएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है और उस रिडॉक्स रिएक्शन होने के बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। तो जैसे आपने बच्चों जिंक से भरी, जिंक की रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली, क्या होगा? देखो यहां से जो है इसके अंदर से जिंक बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। जिंक जो है इस रॉड से डिग्रेड होके सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, और बच्चों कुछ रिएक्शन होगी और धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे यहां पर जो है कुछ मेटल इकट्ठा हो जाएगा, दिस मेटल इज कॉल्ड कॉपर। ठीक है, हुआ क्या? जिंक सॉल्यूशन में आया, ठीक है, और रिएक्शन हुई
और धीरे धीरे यहां पर क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब बच्चों जब जिंक इस मेटल से बाहर निकलेगा तो इस मेटल का जो साइज है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, यानी इरोड होने लगेगा ये। तो ये मेटल पतला हो जाएगा। पहले आपने इतना मोटा लिया, कुछ देर बाद रिएक्शन हुई तो ये पतला हो गया। तो डिक्रीज द साइज ऑफ जिंक रॉड एंड, और क्या देखा हमने, यहां पर कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा धीरे धीरे। अब बच्चों जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो किस कलर का होता है, ब्लू। तो पहले तो ये ब्लू था, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होने लगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल। समझे मेरी बात। एक और ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलता है, धीरे धीरे बच्चों ये सॉल्यूशन क्या होने लगता है, वार्म होने लगता है, गर्म होने लगता है, और ये पूरा के पूरा कंटेनर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये सारी इसके अंदर रिएक्शन होगी। और बच्चों ये सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप रिएक्शन होता है। तो जब हमने ये किया तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आया, क्या क्या चीजें देखने को हमें मिली। नंबर 1, डिक्रीज साइज ऑफ मेटल रॉड, यानी जिंक का साइज कम होने लगा। दूसरा, Zn goes into solution in the form of Zn plus। तीसरा, डिपोजिशन ऑफ कॉपर, ये तो हुआ डिपोजिशन ऑफ कॉपर यहां पर एट द बॉटम, ये तो हुआ ना एट बॉटम। और चौथी चीज हमें क्या देखने को मिली, वार्म द सॉल्यूशन बाय रिएक्शन। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये गर्म हो जाता है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको अगर हम केमिकली रिएक्शन में देखें कि ये सॉल्यूशन गर्म क्यों हुआ, ठीक है, तो वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी चेंज होता है, इसलिए वहां सॉल्यूशन गर्म हुआ। तो होगा क्या बच्चों, देखो जिंक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में है तो हमने लिखा जिंक प्लस। कॉपर सल्फेट हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में है तो हम इसको लिखेंगे AQ यानी एक्वस। तो अब जब जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होगी तो क्या होगा बच्चों, जिंक जो है जिंक सल्फेट बनाएगा, सॉल्यूशन में आके अंदर आएगा, और जो कॉपर है वो सॉलिड की फॉर्म में धीरे धीरे अलग होने लगेगा। देखो यानी जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव कर दिया, तो क्या बना जिंक सल्फेट। तो Zn जो है सॉल्यूशन में धीरे धीरे जिंक सल्फेट बनाएगा, और जो कॉपर अलग हुआ है वो नीचे बॉटम पर बैठने लगेगा। तो ये हुआ। अब बच्चों यहां पर आप बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन कहां हुई, तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, देखो जिंक जो है जिंक प्लस बनाएगा ना, ये तो हुआ भाई। जब जिंक यहां पर था जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +2, तो जिंक जिंक +2 बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। और कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर के केस में देखते हैं, कॉपर के केस में क्या होगा बच्चों, देखो कॉपर किस फॉर्म में था, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट की फॉर्म में था तो कॉपर पे कितना चार्ज था, +2। तो कॉपर क्या करेगा, ये जो जिंक से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं इनको एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर मेटल बना लेगा सॉलिड की फॉर्म में। समझ में बात आई। अच्छा पहले देख लेते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको, हाँ दिख रहा है, ठीक है, समझ में बात आ गई। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और वो जो डोनेट इलेक्ट्रॉन थे वो कॉपर ने एक्सेप्ट किए, तो कॉपर क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में आ गया, जिंक जो है सॉल्यूशन फॉर्म में चला गया। ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट का मतलब रिडक्शन। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है इसी वजह से वो जो सॉल्यूशन है वो गर्म हो जाता है, यानी केमिकल एनर्जी
किस में चेंज हुई है, कुछ दूसरे टाइप की एनर्जी में चेंज हुई है, जिस वजह से सॉल्यूशन गर्म हो गया। ठीक, अच्छा इस पूरी रिएक्शन को तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये जिंक वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मालूम होगा आपको। और कॉपर वाली रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो दोनों को हाफ हमने ऐसा लिखा, दोनों को मिला के लिखोगे तो ऐसा लिखते हैं। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो इसको नोट करो जरा फटाफट। तो ये बच्चों बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब जो है अभी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही बीकर में हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अलग अलग बीकर में करवाएंगे। एक बीकर में ऑक्सीडेशन करवाएंगे, दूसरे बीकर में रिडक्शन कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अभी हमारी कौन सी एनर्जी मिली, सॉल्यूशन गर्म हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन टेम्परेचर की हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, यहां से इस रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। तो उसके लिए हमें किसके, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जरूरत पड़ेगी। और बच्चों इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होगा जब ऑक्सीडेशन एक बीकर में होगा और रिडक्शन अलग बीकर में होगा। तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरी तरफ, तो एक करंट पैदा हो जाएगा। तो उसी करंट से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे। समझ में बात आ गई? तो अब हम इस रिडॉक्स रिएक्शन को अलग अलग बीकर में करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारा बनेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, परफेक्ट टाइप का। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो अब बनाते हैं ये गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बच्चों, तो वैसे आपने पढ़ा होगा कि उसमें क्या होता है, एक बीकर में हम क्या लेते हैं, जिंक सल्फेट लेते हैं, दूसरे बीकर में हम क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज आता है। ठीक है, तो देखो मैं आप बात करता हूं। अब रियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलग अलग बीकर में करवाते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, बहुत सारी चीजें यहां पर आने वाली है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक बीकर मैंने ये ले लिया और दूसरा बीकर हमने ये ले लिया, है ना। ठीक, एक बीकर में हमने कौन सा सॉल्यूशन भरना है, बोलो जरा फटाफट। इस बीकर में हमने भरा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और दूसरे बीकर में हमने भरा किसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा जिंक सल्फेट के अंदर हम जो है किसकी रॉड डालेंगे, जिंक की रॉड डालेंगे। जिसका सॉल्यूशन होगा बच्चों उसकी रॉड आएगी, है ना, Zn रॉड। और यहां हम किसकी रॉड डालेंगे, सॉल्यूशन किसका है, कॉपर का है, तो कॉपर की रॉड डालेंगे, है ना, Cu रॉड। ठीक है, अच्छा इस रॉड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये सॉल्यूशन हुआ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। समझ में बात आ गई? ठीक है, अच्छा ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो रिएक्शन वही होने वाले स्पॉन्टेनियस। यहां पर क्या होगा कि जिंक इस रॉड से बाहर आएगा सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में आएगा तो क्या हो जाएगा, जिंक 2+। ठीक है, देखो बच्चों जब जिंक यहां से बाहर आएगा तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने क्या किया, पहले जिंक सॉल्यूशन के अंदर था। ठीक है, सॉरी ये तो गलत हो गई। पहले जिंक जो है किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। अब जो है जिंक किस फॉर्म में आ गया है, आयन की फॉर्म में आ गया है। तो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो बच्चों जब जिंक इलेक्ट्रॉन निकालते, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पॉजिटिव चार्ज को नीचे भेज रहा है, यहां से पॉजिटिव नीचे जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्ज का होने लगता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालते जाएगा तो नेगेटिव 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 होता जाएगा। तो अब बच्चों ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है इस, ये जो मैंने वायर इस पे कनेक्ट किए इस पर जाएंगे, लेकिन अभी जाने का रास्ता तो है नहीं, तो यहां तक ये चले जाएंगे। अब मैंने इसको रास्ता बनाना है। ठीक है, तो यहां पर यह हुआ कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्ज वाला हो गया, तो हम इस पर लिख सकते हैं नेगेटिव। यहां पर देखो कॉपर सल्फेट में क्या होगा कि सॉल्यूशन से जो कॉपर +2 है वो इस मेटल की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ।
ये यहां से सॉल्यूशन की तरफ आया, ये यहां से मेटल की तरफ गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव है ना भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। अब बच्चों अगर मैं इन दोनों को एक सर्किट से कनेक्ट कर दूं और यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दूं, दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, तो होगा क्या बच्चों, अब जितने भी जो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये धीरे 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 इस तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस लाइन, दिस वायर, और यहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे देखो एक सर्किट बन गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलकर कहां चले गए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएंगे तो करंट कैसे जाएगा, इधर, है ना, तो मैं करंट के फ्लो को अपोजिट रखता हूं इलेक्ट्रॉन के, तो वोल्टामीटर का जो साइन होगा वो ऐसे हो जाएगा ना, करंट को बताता है। ठीक, तो जिंक के केस में रिएक्शन ऐसी होगी, तो कॉपर के केस में रिएक्शन कैसी होगी, देखो कॉपर सल्फेट, या कॉपर सल्फेट नहीं लिखते हैं, कॉपर +2 लिखते हैं यहां पर, कॉपर +2, और कॉपर +2 क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, तो क्या बना बच्चों, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में बन गया। अब होगा क्या, धीरे धीरे ये डिग्रेड होता जाएगा, इसका साइज छोटा होता जाएगा क्योंकि ये सॉल्यूशन में आ रहा है, और यहां पे कॉपर मोटा होता जाएगा क्योंकि कॉपर सॉल्यूशन से और इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ये हुआ। ठीक, जिंक में नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होंगे, कॉपर में पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होंगे। ठीक है बच्चों, जिंक में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और कॉपर में क्या हुआ, रिडक्शन, ये तो हुआ। ठीक है, अच्छा, जिस इलेक्ट्रोड पर बच्चों ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। तो कॉपर क्या है, एनोड, सॉरी जिंक क्या है, एनोड, तो कॉपर क्या हुआ बच्चों, कैथोड, है ना। तो प्लस चार्ज वाले को हम कैथोड बोलते हैं, माइनस चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन हमेशा किस पर होगा, कैथोड पर होगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब रिएक्शन होती रहेगी, करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर आ रहा है। ठीक, अच्छा अब बच्चों जिंक जो है धीरे 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 इसके अंदर आ जाएगा, पूरा पूरा जिंक प्लस, तो यहां पर एक्सेस ऑफ जिंक प्लस हो जाएगा, ये तो हुआ ना, पूरा जिंक प्लस से ये भर जाएगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो यहां कॉपर सल्फेट था, जब सारा के सारा कॉपर +2 ऊपर चला गया तो इसके अंदर क्या बचे, केवल सल्फेट माइनस बचे, है ना। तो बोल सकते हैं कि यहां सल्फेट माइनस हो जाएंगे और यहां जिंक प्लस हो जाएंगे। तो एक्सेस ऑफ जिंक प्लस एक्सेस ऑफ सल्फेट माइनस आयन, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्युमुलेशन ऑफ आयन। और जब आयन का एक्युमुलेशन हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना बंद हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाना बंद हो जाएंगे, माइग्रेट होना बंद हो जाएंगे, तो करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। यानी कुछ देर बाद अब इलेक्ट्रिसिटी मिलनी हमें बंद हो गई, वोल्टामीटर पे रीडिंग 0 आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां पर ध्यान दीजिए, जब कॉपर इलेक्ट्रोड में गया, कॉपर +2 कॉपर इलेक्ट्रोड में गया, तो सल्फेट आयन यहां इकट्ठा हो गए। तो बच्चों सल्फेट आयन का नेचर क्या है, माइनस चार्ज, तो वो ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रोड को पुश करते हैं, क्योंकि अंदर भी माइनस है और ऊपर से भी माइनस आ रहा है। तो बच्चों ये क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अब आने नहीं देंगे। तो जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो ये पूरा के पूरा करंट फ्लो रुक जाएगा। समझ में बात आ गई। तो कुछ देर बाद रिएक्शन होने के कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, करंट 0 हो जाता है। तो अब हमें दोबारा से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है, तो क्या करेंगे, तो बच्चों हमें एक अंदर से सर्किट देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूरा के पूरा एक सर्किट पे आ जाए। ये तो है ना भाई, एक तरफ से जा रहा है तो दूसरी तरफ आना भी तो चाहिए, जब जाएगा तभी आएगा, तभी जाके सर्किट पूरा होगा। तो यहां पर एक नई चीज निकल के आती है जिसका नाम है बच्चों सॉल्ट ब्रिज। देखो
सॉल्ट ब्रिज। तो यहां पर मैं एक ब्रिज बनाने वाला हूं, और सॉल्ट ब्रिज किस टाइप का होता है बच्चों? यू आकार की एक नली होती है ऐसे, जो एक हिस्सा इधर डूबा होता है, दूसरा हिस्सा इधर डूबा होता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। यहां पे लिख देते हैं सॉल्ट, BRIDGE ब्रिज, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज किसके बने होते हैं, या सॉल्ट ब्रिज के अंदर होता क्या है? तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको देखना है सॉल्ट ब्रिज कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे KNO3, KCl, K2SO4, या फिर कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जैसे अगार अगार, या जिलेटिन का जिलेटिन होगा। तो सपोज मान लीजिए कि हमने यहां पर भरा K2SO4, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, जो पोटेशियम आयन है वो किधर जाएंगे? इधर। और जो सल्फेट आयन है वो किधर आएंगे? इधर। तो अब जो पोटेशियम इधर जाएगा वो अंदर के सल्फेट को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। ये तो है ना, यहां सल्फेट ज्यादा था, तो सल्फेट जब न्यूट्रलाइज होगा तो ऊपर से दोबारा से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा, यानी दोबारा से जो करंट स्टॉप हुआ था वो वापस चलने लगेगा इस सॉल्ट ब्रिज की मदद से। तो अब एक पूरा पाथ बन गया। अब यहां देखो, यहां जिंक ज्यादा था, जिंक प्लस यहां ज्यादा था, तो ऊपर से होगा माइनस सल्फेट आयन आएंगे, तो सल्फेट आयन क्या करेंगे? जिंक प्लस को न्यूट्रलाइज करेंगे, दोबारा से ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज था वो दोबारा से कम हो जाएगा और करंट दोबारा से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? देखो, सॉल्ट ब्रिज का काम है टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ चार्ज, पहला ये काम है, और टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दो इंपॉर्टेंट काम है, इसको याद रखें, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ चार्ज। और इसी वजह से बच्चों दोबारा से यहां पर जो है एक करंट फ्लो होने लगता है। तो समझ में आ गया? दिस इज टिपिकल गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहां पर बच्चों क्या हुआ, जो जो रिएक्शन हो रही ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसकी मदद से हमें क्या मिल रहा है? यहां पर करंट मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ये तो था हमारे पास कि ऐसी डिवाइस जो रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल। देखो जरा से, तो समझ में आ रहा है? ठीक है। ठीक है बच्चों, तो सारे के सारे इवेंट आपको नोट करने हैं, एक बार मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएंगे, करंट अपोजिट आएगा। देखो, पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट ब्रिज के उस साइड जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इस साइड जाएंगे, ठीक है। ये लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड हुआ, ये राइट साइड इलेक्ट्रोड हुआ, है ना। राइट साइड इलेक्ट्रोड किस नेचर का होता है? पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड किस नेचर का होता है? नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, समझ में बात आ गई? तो ये पूरी कहानी है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, समझ में बात आ गई? चलो, अब इसमें देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं। तो सॉल्ट ब्रिज हो गया, है ना। अब बात करते हैं बच्चों कि अगर देखो यहीं पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर हमने दोनों की कंसंट्रेशन को कुछ स्पेसिफिक कर दिया, सपोज यहां पर मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन लेता हूं मैं, किसका? ZnSO4 का एंड कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो बच्चों कंसंट्रेशन स्पेसिफिक करने से मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर बोलते हैं जो करंट आएगा वो हो जाएगा 1.1 वोल्ट।
ठीक है, 1.1 वोल्ट, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 1.1 वोल्ट यहां पर मुझे वोल्टामीटर में रीडिंग दिखाएगा। एक मान लिया मैंने, सपोज, है ना, अभी काम आएगा, देखो कैसे। तो अब देखो बच्चों, अगर मैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, है ना। अगर यहां पर मैं इसके ऊपर से इसको मैं किसी एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट करता हूं, ये तो हमारा है ही, ठीक है। तो यहां पर बच्चों इसको मैं अगर किसी एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, अच्छा ये करंट नहीं है, वोल्टेज है ना, हाँ, जो करंट है उसको हम वोल्टेज में नापेंगे। दिस इज वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है। एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, यानी ये जो सेल पूरा मैंने जो बनाया है उसको हम कनेक्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज से। तो 3 कंडीशन होती है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं। इफ, अब जो हमारी एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज है इसको मैं लिखता हूं ई एक्सटर्नल, EXTERNAL। और जो बच्चों हमारे पास ये जो सेल जितनी वोल्टेज बना रहा है इसको हम लिखेंगे ई सेल। आया समझ में ना? ई सेल मतलब सेल के थ्रू प्रोड्यूस की गई वोल्टेज, और एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब जो हम ऊपर से वोल्टेज दे रहे हैं। तो 2 टाइप की वोल्टेज हो गई, ई सेल वाली और एक्सटर्नल वाली। अब देखो बच्चों 3 कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। अगर जो है ई सेल ज्यादा है ई एक्सटर्नल से, तो क्या होगा, यानी ऊपर वाली वोल्टेज कम है और ई सेल की वोल्टेज ज्यादा है, यानी 1.1 वोल्ट से ऊपर वाली वोल्टेज कम है, ये तो हुआ, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, देखो जैसी कंडीशन है वैसी की वैसे रहने वाली है। अगर ऊपर वाली वोल्टेज ई सेल से कम है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो किससे किसकी तरफ होगा, Zn से और Cu की तरफ। जो करंट फ्लो होगा वो किससे किसकी तरफ होगा, Cu से Zn की तरफ। ध्यान रखना है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर क्या होगी, नेगेटिव। अगर एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज कम होती है और ई सेल ज्यादा होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इफ ई सेल इक्वल टू ई एक्सटर्नल, अब दोनों बराबर है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब कहीं भी नहीं होगा। जो वोल्टेज है ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, यानी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नॉट एनी साइड, कहीं भी नहीं होगा, ना तो इधर ना तो इधर, बीच में होगा। तो करंट का फ्लो भी कहीं भी नहीं होगा, करंट जीरो होगा, करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो होगी, यानी इक्विलिब्रियम हो गया, यहां पे इधर भी उतना है इधर भी उतना है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तीसरी कंडीशन, इफ ई सेल लेस देन ई एक्सटर्नल, अब जो एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज है वो ज्यादा है और ई सेल की वोल्टेज कम है, यानी 1.1 से ज्यादा हुई, ये तो हुआ। तो बच्चों क्या होगा, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। देखो इसका रिवर्स, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब कहां से होगा, देखो Cu से और Zn, उल्टा चलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो उल्टा होगा, तो जो हमारे पास करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, Zn से लेकर और Cu की तरफ जाएगा, उल्टा। ध्यान रखना, रिवर्स हो जाएगी सब चीजें। तो जो बच्चों डेल्टा जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिव, डेल्टा जी हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक। और जब बच्चों ऐसी कंडीशन आती है तो इस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये कौन सा सेल बना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये सेल कौन सा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 2 टाइप के नए सेल हमें मिल गए, अब इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। अभी मैं डिफरेंस बताता हूं आपको। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और जब बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, अब हम रिएक्शन करवाएंगे। जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, रिएक्शन अपने आप होती है। समझे मेरी बात। अब वोल्ट मीटर का साइन देख लेते हैं। यहां पे जो वोल्ट मीटर का साइन होगा वो ऐसे होगा,
यहाँ पे वोल्ट मीटर का साइन होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे वोल्ट मीटर का साइन क्या होगा, ऐसे, उस साइड, इस साइड। समझ में बात है? तो समझ में आएगा कंसेप्ट क्या है कि जब हम ई सेल पे किसी एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज को देते हैं तो 3 कंडीशन पे क्या कंडीशन बनती है। समझ में बात आ गई? तो अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है। अच्छा, वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को नई बात नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। चलो, तो बहुत अच्छी बात है, इतना आपने पकड़ लिया, है ना। एक बार इस तरह का क्वेश्चन आया था, है ना, कि एक्सटर्नल अप्लाइड ज़्यादा कम इक्वल करने से क्या फ़र्क पड़ेगा करंट पे, वोल्टेज पे या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, है ना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो 2 मैं यहाँ पे लिख लाऊं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, सिंपल सी बात, देखो मैं आपको बताता हूं, आपने हेल हेरोल्ड प्रोसेस पढ़ी है, उसमें क्या होता है कि बच्चों हमारे पास नीचे एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना, और ऊपर से हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इसमें हम करंट देते हैं, ऊपर से करंट देते हैं। तो एल्यूमिना क्या होता है, मेल्ट होता है एल्यूमिनियम आयन में और प्लस O2 आयन में, ये तो बता Al2O3 ऐसे होता है ना। दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करवाते हैं कि अंदर का जो हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट या कोई ऐसा मेटल है जिसको हमने तोड़ना है, डिग्रेड करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिंपल सी बात है। अब बच्चों बेसिक चीजें देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। इतना समझ में आ गया? तो याद करना है ना कि जो हेल्ड हेरल्ड प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बच्चों जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें उल्टा होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, अभी देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी दी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। उल्टा हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी देने से केमिकल एनर्जी मिली, इसमें उल्टा होता है। दूसरा, अच्छा ये स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप हो जाती है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, तो डेल्टा जी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगी। ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इसको कराना पड़ता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, है ना। तीसरी चीज, इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो 2 होते हैं ना, एक इधर एक इधर, यानी एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रोड होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, अभी जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट में कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड इन सेपरेट बीकर, एक इधर एक इधर, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड। वैसे इलेक्ट्रोड कई बार एक ही होता है इसमें, है ना, सॉरी, एक ही इलेक्ट्रोड होता है, 1 इलेक्ट्रोड इन सिंगल बीकर, 2 नहीं होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है ना। अच्छा, चौथी चीज, केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस, 2 इलेक्ट्रोड इन सेपरेट बीकर, हाँ इसमें सॉल्ट ब्रिज होता है, यस सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है भाई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं जरूरत पड़ती, नो नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे
तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। जैसे जो NaCl है वो किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। इसमें उल्टा होगा, जो Na प्लस और Cl माइनस है वो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बस इतनी डिफरेंस है ना। चलो देखते हैं और कुछ रह गया इसमें। तो ये हो गया पूरा की पूरा, ठीक है। चलो, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रो। आज के लिए इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।